हेलो प्यारे बच्चों, आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए जी, अब देखिए, ये जो प्रभाविता का नियम है, ये नियम हर परिस्थिति में लागू नहीं होता है। इसके कुछ अपवाद हैं और ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रभाविता के नियम के अपवाद बताइए। ठीक है, तो कौन कौन से अपवाद हैं प्रभाविता के नियम के, वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको क्लियर है सारी। चलिए अब अपन बात करते हैं प्रभाविता के नियम के अपवाद। प्रभाविता के नियम के अपवाद, तो पहले तो देखते हैं कौन कौन से अपवाद हैं। दो अपवाद प्रभाविता के नियम के हैं बेटा। पहला है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा अपवाद है सह प्रभाविता। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। ये दोनों प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। ठीक है, अब क्या होती है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस वैज्ञानिक ने की थी, किसके अंदर? मिराबिलिस जलापा पादप के अंदर। ठीक है, या जिसको अपन गुलबास या 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। किसने की थी अपूर्ण प्रभाविता की खोज? कार्ल कोरेंस ने की है। किसके अंदर? मिराबिलिस जलापा पादप के अंदर, जिसको गुलबास या 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होती है अपूर्ण प्रभाविता, एक बार वो देखिए। अपन ने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, जिसमें मेंडल ने कहा था कि असमान कारकों वाले जोड़े में केवल एक कारक ही अपना प्रभाव प्रकट करता है, दूसरा कारक अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, ये अपूर्ण प्रभाविता है। मतलब इस पादप में केवल कैपिटल टी का ही प्रभाव प्रकट होगा, इसलिए पादप केवल कैसा होगा बेटा? लंबा होगा। स्मॉल टी अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अपूर्ण प्रभाविता परिघटना है, इसमें विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी एलिल अप्रभावी एलिल पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाती है। प्रभावी एलिल अप्रभावी एलिल पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाती है। इस कारण इन दोनों एलिल का आपस में सम्मिश्रण हो जाता है। प्रभावी और अप्रभावी एलिल का आपस में क्या हो जाता है? सम्मिश्रण हो जाता है और उससे एक मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप प्रकट हो जाता है। ठीक है, मेंडल तो ये कहता था कि एलिल आपस में सम्मिश्रण नहीं दर्शाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, दोनों में से केवल एक ही अपना प्रभाव दर्शाता है, इसीलिए पादप का फिनोटाइप कैसा आता है? लंबा आता है। अगर मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में सम्मिश्रण कर दे, इनकी आपस में ब्लेंडिंग हो जाए, तो क्या लंबापन आएगा? नहीं आएगा। फिर हाइट क्या आ जाएगी? मध्यवर्ती आ जाएगी। लंबा और बोना अगर मिक्स हो जाएंगे तो हाइट कैसी रह जाएगी? मध्यवर्ती रह जाएगी। तो मेंडल के अनुसार तो ऐसा नहीं होता है, एलिल का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है। लेकिन मिराबिलिस जलापा पादप में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि जो विषम युग्मजीय अवस्था आती है तो प्रभावी और अप्रभावी एलिल आपस में क्या हो जाती है? ब्लेंड हो जाती है, आपस में सम्मिश्रण दर्शाती है, जिसके कारण एक मध्यवर्ती लक्षण प्ररूप प्रकट हो जाता है। ठीक है, जैसे मिराबिलिस जलापा पादप के अंदर पुष्प के रंग की वंशागति अपन देखें। मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग अपन देखें तो दो तरह के पुष्प हैं। एक तो है रेड, जो कैपिटल आर मतलब प्रभावी एलिल के कारण होते हैं, और दूसरा आता है व्हाइट, जो अप्रभावी एलिल के कारण होते हैं। ठीक है, इस पादप में अगर विषम युग्मजीय अवस्था आ जाती है,
ये विषम युग्मजीय अवस्था आ जाती है। विषम युग्मजीय अवस्था आने पर प्रभावी और अप्रभावी एलील का आपस में क्या हो जाता है, सम्मिश्रण हो जाता है। मतलब लाल और सफेद का आपस में मिक्सिंग हो जाती है, और लाल और सफेद रंग आपस में मिलेंगे तो कौन सा कलर बनेगा बेटा, पिंक कलर बनेगा। मतलब विषम युग्मजीय अवस्था में कलर कैसा आ जाता है, पिंक आ जाता है। जबकि प्रभाविता के नियम के अनुसार आना कौन सा चाहिए था, लाल आना चाहिए था, लेकिन लाल की जगह कौन सा रंग आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर पूरी तरह प्रभावी नहीं है, और इस कारण दोनों एलील का आपस में सम्मिश्रण हो गया, जिससे एक मध्यवर्ती लक्षण प्ररूप आ गया, कौन सा, पिंक या गुलाबी। आई बात समझ में। तो इस परिघटना को अपन अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, जिसको मिराबिलिस जलापा में पुष्प के रंग की वंशागति के द्वारा समझाया गया है। तो किस तरह से अपूर्ण प्रभाविता को अपन समझा सकते हैं वो अपन देखते हैं। दो पादप अपन लेते हैं मिराबिलिस जलापा में। एक तो है कैपिटल आर, जिसके पुष्प का रंग होता है रेड। इसका पुष्प का रंग कैसा है, रेड है। ठीक है। दूसरा पादप अपन लेते हैं स्मॉल आर, जिसमें पुष्प का रंग है कैसा, व्हाइट। ये दो पादप अपन ने मिराबिलिस जलापा में लिए हैं, एक लाल पुष्प वाला है और एक सफेद पुष्प वाला है। ठीक। दोनों पादपों के बीच में हमने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमें क्या मिलेगी बेटा, F1 PD मिलेगी। और F1 PD में क्या जीनोटाइप मिलेगा पादपों का, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये आपको मिली F1 PD। ठीक है। लेकिन F1 PD के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुआ। मतलब पादप जो है वो लाल पुष्प वाले नहीं मिले, पादप कैसे मिले, सारे गुलाबी रंग वाले मिले। ठीक है। तो यहां पर F1 PD में गुलाबी रंग आना ये प्रभाविता को नहीं दर्शा रहा है, ये किसको बता रहा है, अपूर्ण प्रभाविता को दर्शा रहा है कि यहाँ पर प्रभावी एलील अप्रभावी पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, और दोनों एलील की आपस में सम्मिश्रण हो रहा है, और उससे कलर कौन सा आ रहा है, गुलाबी आ रहा है। तो F1 PD कैसी आएगी, सारी गुलाबी आती है। ठीक है बेटा। अब F1 PD के पादपों के बीच हम कराते हैं स्वपरागण। ठीक है। मींस कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस अपन कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएंगे तो आपको मिलेगी F2 PD। F2 PD बनाने के लिए पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे बेटा। इसमें एक तरफ नर युग्मक और एक तरफ मादा युग्मक लिखेंगे। नर युग्मक क्या बनेंगे इसके, कैपिटल आर और स्मॉल आर। मादा युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्रॉस कराएंगे, क्या संतति आएंगी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है बेटा। ये F2 PD आई आपकी। ठीक है। अब इस F2 PD की संततियों का अगर फिनोटाइप अपन देखें, कैपिटल आर तो पुष्प कैसा होगा, लाल रंग वाला होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर विषम युग्मजीय अवस्था है। विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर पूरी तरह प्रभावी नहीं होगी, दोनों का सम्मिश्रण हो जाएगा। रंग कैसा आएगा बेटा, गुलाबी आएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा होगा, गुलाबी पुष्प वाला, ये भी गुलाबी पुष्प वाला, और ये कैसा होगा, सफेद पुष्प वाला। ठीक है बेटा। तो F2 PD का अगर अपन फिनोटाइप रेशियो देखें, फिनोटाइप अनुपात देखें, लक्षण प्ररूप अनुपात, तो ये क्या मिलता है बेटा, 1:2:1 मिलता है। मतलब एक आपको लाल पुष्प वाला मिलेगा, एक गुलाबी, दो गुलाबी मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, व्हाइट पुष्प वाला मिलेगा। ठीक है। और अगर अपन जीनोटाइप रेशियो देखें, जीनोटाइप रेशियो क्या मिलेगा बेटा, ये भी आपको 1:2:1 मिलेगा, क्योंकि एक मिला कैपिटल आर, दो मिले कैपिटल आर स्मॉल आर और एक मिला स्मॉल आर। तो यहाँ पर F2 PD में आप देख रहे हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 आ रहा है और जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं हो रहा है। अगर प्रभाविता का नियम लागू होता तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 आता
और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 आता, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर F2PD में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात समान प्राप्त होते हैं और क्या मिलते हैं, 1:2:1। बात क्लियर है बेटा, तो ये अपूर्ण प्रभाविता है। ठीक है, तो इस वंशागति को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ प्रभाविता का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ये अपूर्ण प्रभाविता है जो प्रभाविता के नियम का अपवाद है। ठीक है, अब ये अपूर्ण प्रभाविता और किस किस में पाई जाती है, तो पहला तो मैंने आपको बताया मिराबिलिस जलापा में पुष्प के रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता है। इसके अलावा एंटीरिहिनम मेजस या स्नैप ड्रैगन, जिसको अपन डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नैप ड्रैगन जिसका वैज्ञानिक नाम क्या बेटा, एंटीरिहिनम मेजस या डॉग फ्लावर जिसको कहते हैं, उसमें भी पुष्प के रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता दर्शाती है। ठीक, इसी तरह से उद्यान मटर के अंदर स्टार्च कणों का आकार, ये भी अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। एंडालूशियन फाउल के अंदर, एंडालूशियन मुर्गे में पंख के रंग की वंशागति भी क्या दर्शाती है, अपूर्ण प्रभाविता दर्शाती है। तो उदाहरण क्या क्या हो गए अपूर्ण प्रभाविता के, अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण अगर अपन देखें तो पहला उदाहरण तो मैंने बताया आपको मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, दूसरा मैंने आपको बताया स्नैप ड्रैगन जिसका वैज्ञानिक नाम है एंटीरिनम मेजस, इसके अंदर भी पुष्प का रंग क्या दर्शाता है, अपूर्ण प्रभाविता। तीसरा मैंने बताया एंडालूशियन फॉल में पंख का रंग, और चौथा मैंने आपको बताया उद्यान मटर में स्टार्च कणों का आकार। ये बेटा ये चारों उदाहरण हैं अपूर्ण प्रभाविता की। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता अपन ने पढ़ लिया क्या होती है और उदाहरण भी अपन ने देख लिए हैं, और वंशागति अपन ने मिराबिलिस जलापा के अंदर देख ही ली है किस तरह से वंशागति होती है, क्या परिणाम हमें F1 और F2PD में मिलते हैं अगर अपूर्ण प्रभाविता होती है तो। ठीक है बेटा, तो ये पहला अपवाद हो गया किसका, प्रभाविता के नियम का। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं दूसरे अपवाद की। दूसरा अपवाद है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता में क्या होता है, देखिए इसमें जब विषम युग्मजीय अवस्था आती है तो प्रभावी और अप्रभावी एलील दोनों स्वतंत्र और समान रूप से अपना प्रभाव प्रकट करती है। मतलब प्रभावी एलील भी अपना प्रभाव प्रकट करती है और अप्रभावी एलील भी अपना प्रभाव प्रकट करती है। दोनों एलील स्वतंत्र और समान रूप से अपना प्रभाव प्रकट करती है, तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, सह प्रभाविता वह परिघटना है जिसमें विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों एलील स्वतंत्र एवं समान रूप से अपना प्रभाव प्रकट करती है। ठीक है, इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। और सह प्रभाविता का उदाहरण अगर देखें तो एक तो है मवेशियों में त्वचा का रंग, मवेशियों में त्वचा का रंग, और दूसरा उदाहरण इसमें है मनुष्य के अंदर AB रक्त समूह। मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, AB और O। इसमें से जो AB रक्त समूह है मनुष्य के अंदर वो क्या दर्शाता है बेटा, सह प्रभाविता दर्शाता है। तो ये 2 उदाहरण महत्वपूर्ण है, एक तो है मवेशियों के अंदर त्वचा का रंग और दूसरा है मनुष्य के अंदर AB रक्त समूह। ठीक है, तो अपन देखते हैं सह प्रभाविता का उदाहरण। मवेशियों में त्वचा का रंग अपन देखते हैं, इसकी वंशागति कैसे होती है वो अपन देख रहे हैं। मवेशियों में
त्वचा का रंग अगर अपन देखें तो इसमें दो तरह के रंग मवेशियों में मिलते हैं, एक तो रेड या ब्लैक और दूसरा व्हाइट। ठीक है, इसको आप कैपिटल आर से लिख दें, इसको स्मॉल आर से लिख दें। ठीक है बेटा, दो मवेशी है, एक का जीनोटाइप है कैपिटल आर और एक का है स्मॉल आर। ठीक है, ये है आपके प्योर रेड और ये है व्हाइट। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होता है तो F1 जो पीढ़ी आती है वो आती है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 पीढ़ी मिलती है। ठीक है, अब प्रभाविता का नियम अगर लगाएं तो F1 पीढ़ी कैसी आनी चाहिए बेटा, लाल आनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर F1 पीढ़ी ना तो लाल मिलती है ना सफेद मिलती है, यहाँ पर F1 पीढ़ी जो मिलती है वो सारी कैसे मिलती है, रोन मिलती है। रोन का मतलब होता है चितकबरी। सारी संततियां कैसी मिलती है, चितकबरी मिलती है। चितकबरी का मतलब उनकी त्वचा पर लाल रंग के धब्बे भी है और सफेद रंग के धब्बे भी हैं। तो त्वचा पर लाल और सफेद रंग दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल आर भी अपना प्रभाव दर्शा रहा है और स्मॉल आर भी अपना प्रभाव दर्शा रहा है। तो अगर विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपना प्रभाव दर्शा रही है समान रूप से, तो वो परिघटना क्या होती है, सह प्रभाविता होती है। तो यहाँ पर रोन संततियां मिलना किसको दर्शा रहा है, सह प्रभाविता को दर्शा रहा है। रोन संततियों का मतलब जिनकी त्वचा पर लाल रंग भी है और सफेद रंग भी होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब ये जो F1 पीढ़ी है इसके बीच में अगर अपन सिबमैटिन क्रॉस कराते हैं तो यहां से आपको F2 पीढ़ी मिलेगी और F2 पीढ़ी की संततियों का क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप मिलेगा, तो वो पुन्नेट स्क्वायर से आप पता कर सकते हैं। एक तरफ नर युग्मक लिखेंगे, एक तरफ मादा युग्मक। ठीक है, और फिर इनका सरियर अपन कराएंगे तो ये संततियां आपको मिलेगी F2 पीढ़ी में। ये कौन सी पीढ़ी आती है बेटा, F2 पीढ़ी। ठीक है, और इस F2 पीढ़ी में अगर आप देखेंगे तो ये जो संतति है इसकी त्वचा रेड है, इन दोनों की विषम युग्मजीय अवस्था है। विषम युग्मजीय अवस्था में क्या आ जाएगी, सह प्रभाविता, दोनों एलील अपना प्रभाव दर्शाएगी। तो ये रॉन मिलेगी चितकबरी और एक क्या मिलेगी, सफेद मिलेगी। मतलब यहां पर अगर अपन फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1:2:1। एक मिलेगी आपको रेड, दूसरी मिलेगी रॉन और ये मिलेगी व्हाइट। और अगर अपन जीनोटाइप रेशियो देखें तो वो रेशियो भी क्या मिलेगा, 1:2:1। मतलब एक कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। ठीक है बेटा, तो ये सह प्रभाविता है। ठीक है, इस सह प्रभाविता के अंदर भी F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या आता है, 1:2:1 आता है। ठीक है, मतलब अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता ये दो परिघटनाएं ऐसी है जिसमें F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या मिलता है, समान मिलता है। फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 और जीनोटाइप अनुपात भी क्या मिलता है, 1:2:1 मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये दो अपवाद है प्रभाविता के नियम के, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। ठीक है बेटा, दोनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाती है, दोनों एलील का आपस में सम्मिश्रण हो जाता है, उससे मध्यवर्ती लक्षण प्ररूप आता है। सह प्रभाविता में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील स्वतंत्र और समान रूप से अपना प्रभाव प्रकट करती है। इसीलिए जो F1 पीढ़ी आती है उसमें दोनों पैतृकों के लक्षण होते हैं। मतलब F1 पीढ़ी में लाल रंग भी है और सफेद रंग भी है, दोनों पैतृक लक्षण है। जबकि अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में दोनों में से कोई भी पैतृक लक्षण नहीं है, ना तो लाल है था ना सफेद था। F1 पीढ़ी कैसी थी, गुलाबी थी, दोनों पैतृकों से भिन्न थी F1 पीढ़ी। ठीक है बेटा, तो ये अंतर है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। बात क्लियर है बेटा। अच्छा, सह प्रभाविता में एक और उदाहरण मैंने बताया था, मनुष्य में AB रक्त समूह।
मनुष्य में AB रक्त समूह। तो देखो बेटा, मनुष्य में जो रक्त समूह का लक्षण है वो 3 एलील के द्वारा निर्धारित होता है। रक्त समूह के लिए कितनी एलील पाई जाती है? 3 एलील रक्त समूह के लिए पाई जाती है। मतलब रक्त समूह की जीन के 3 रूप होते हैं, IA, IB और I। ये 3 रूप है रक्त समूह की एलील के, रक्त समूह की जीन के, IA, IB और I। इसमें से IA और IB ये दोनों तो प्रभावी रूप हैं और स्मॉल i जो होता है वो अप्रभावी होता है। मतलब IA और IB ये दोनों अलग अलग शर्कराओं का निर्माण करते हैं और जो I है ये कोई शर्करा नहीं बनाता है। ठीक है, IA एक अलग शर्करा बनाएगा, IB एक अलग शर्करा बनाएगा, लेकिन I किसी भी शर्करा का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो किसी भी सदस्य में ये जो 3 एलील है, इन 3 में से अधिकतम 2 एलील हो सकती है। अधिकतम कितनी एलील हो सकती है? 2 एलील हो सकती है, क्योंकि एक एलील पिता से आएगी, एक एलील किससे आएगी? माता से आएगी। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर रक्त समूह के लिए संभावित जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें, तो अगर अपन यहाँ पर देखें नर पैतृक से प्राप्त एलील, इधर अपन ले लें मादा पैतृक से प्राप्त एलील, यहां संतति का जीनोटाइप और यहां संतति का रक्त समूह। ठीक है, अगर नर पैतृक से मिलती है IA और मादा पैतृक से भी मिलती है IA, तो संतति का जीनोटाइप क्या आएगा बेटा? IA और इसका रक्त समूह क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, अगर नर पैतृक से मिल रही है IA और मादा पैतृक से मिल रही है I, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA। मतलब एक एलील प्रभावी है और एक अप्रभावी है। शर्करा कौन बनाएगी? IA। तो मतलब रक्त समूह क्या होगा? इसका भी A होगा। ठीक है, अगर नर पैतृक से मिल रही है IB, मादा पैतृक से भी मिल रही है IB, तो संतति का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IB और रक्त समूह कौन सा होगा? B होगा। अगर नर पैतृक से आ रही है IB, मादा पैतृक से मिली I, जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IBI, मतलब रक्त समूह कैसा होगा? इस केस में भी B होगा। ठीक है, अगर नर पैतृक से मिल रही है IA, मादा पैतृक से मिल रही है IB, जीनोटाइप क्या होगा? IAIB। अब इस जीनोटाइप में आप देखिए, ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप के अंदर दोनों एलील प्रभावी है। IA अलग शर्करा बनाएगी, IB अलग शर्करा बनाएगी, तो AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों की RBC पर 2 अलग अलग शर्कराएं मिलेगी, A शर्करा और B शर्करा। ठीक है, इन पर खाली A शर्करा है, इस पर भी खाली A शर्करा है, इस पर B शर्करा है, इस पर B शर्करा है, लेकिन IAIB रक्त समूह वाले व्यक्तियों की RBC पर 2 अलग अलग शर्कराएं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एलील अपना प्रभाव दर्शाएगी, दोनों एलील शर्कराएं बनाएगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया बेटा? सह प्रभाविता का उदाहरण हो गया। बाकी में सह प्रभाविता नहीं है, क्योंकि बाकी में एक ही तरह की शर्करा बन रही है, इसमें दोनों तरह की शर्कराएं बन रही है, तो ये सह प्रभाविता है। और इसका रक्त समूह क्या हो जाएगा बेटा? रक्त समूह इसका हो जाएगा AB। ठीक है, और अगर पिता से भी I एलील मिलती है, माता से भी I एलील मिल रही है, तो संतति का जीनोटाइप हो जाएगा II और इसमें कोई शर्करा नहीं बनेगी और रक्त समूह क्या हो जाएगा? O। क्या रक्त समूह हो जाएगा बेटा? O रक्त समूह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपन देखें, मनुष्य में रक्त समूह के लिए 6 संभावित जीनोटाइप हो सकते हैं। कितने संभावित जीनोटाइप हैं? 6 है। ये देखिए आप,
टोटल 6 तरह के जीनोटाइप संभव है संततियों के अंदर, और फिनोटाइप जो मिलेंगे वो 4 तरह के ही मिलेंगे, क्योंकि रक्त समूह या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा या ए बी मिलेगा या ओ मिलेगा। तो रक्त समूह की जीन के लिए 6 संभावित जीनोटाइप हो सकते हैं और 4 प्रकार के फिनोटाइप होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रक्त समूह की जीन के 6 संभावित जीनोटाइप हैं और 4 प्रकार के फिनोटाइप होते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है बेटा। तो जो ए बी रक्त समूह होता है मनुष्य में, ये भी क्या दर्शाता है? सह प्रभाविता दर्शाता है, ठीक है बेटा। तो ये प्रभाविता का नियम है और इसके 2 अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। और सह प्रभाविता पर कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अपूर्ण प्रभाविता में भी आया है। सह प्रभाविता पे तो मेरे ख्याल से 4-5 सालों में हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपन ने मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग पढ़ लिया और उससे आधारित जो नियम दिए गए थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम अपने डिस्कस कर लिया। और उन नियमों के जो अपवाद है, प्रभाविता के नियम के 2 अपवाद हैं, एक तो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, वो दोनों अपन ने डिस्कस कर लिए, उनके उदाहरण अपन ने देख लिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये प्रभाविता के नियम के अपवाद हो गए। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम है, लेकिन इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। पृथक्करण का नियम एकमात्र नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। ये नियम सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ये मेंडल का एकमात्र ऐसा नियम था जिसका कोई अपवाद नहीं था। हर जगह ये नियम लागू होता है, पृथक्करण का नियम, और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए जी, तो ये अपना हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, और वो डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन देखेंगे यहाँ पर। चलिए डिस्कस करते हैं द्विसंकर संकर डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो द्विसंकर संकरण मैंने बताया था बेटा आपको, एक समय में 2 लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण कहलाता है, ठीक है। और इस द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने उद्यान मटर के 2 लक्षणों को चुना। वो 2 लक्षण कौन कौन से थे? पहला था बीज की आकृति, जिसमें 2 विपर्यासी रूप थे, गोल और झुर्रीदार। गोल को लिखते हैं कैपिटल आर से, झुर्रीदार को स्मॉल आर से। और दूसरा लक्षण लिया बीज का रंग, जिसमें पीला और हरा, ये 2 अप्रभावी 2 विपर्यासी रूप थे, ठीक है बेटा। इन 2 लक्षणों का चयन उन्होंने द्विसंकर संकरण के लिए किया। अब क्या था द्विसंकर संकरण, वो अपन देखते हैं। उद्यान मटर के 2 पौधे इन्होंने लिए, एक लिया शुद्ध गोल एवं पीला, जिसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और दूसरा पादप लिया झुर्रीदार एवं हरा, जिसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। दोनों पादपों के बीच में क्रॉस कराया। एक पादप को नर पादप इन्होंने माना और दूसरे पादप को मादा पादप की तरह काम में लिया, ठीक। दोनों पादपों के बीच में क्रॉस होगा। पहले दोनों के युग्मक बनाएंगे। इसके युग्मक क्या बनेंगे बेटा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसके युग्मक क्या बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल आई। युग्मक निर्माण के समय हर जोड़े का एक कारक युग्मक में स्थानांतरित होता है। यहाँ पर 2 जोड़े हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो इस जोड़े में से एक कारक आ गया कैपिटल आर, इस जोड़े में से भी एक कारक आ गया कैपिटल वाई, ठीक है। ऐसे ही इस जोड़े में से एक कारक आ गया स्मॉल आर, इसमें से एक कारक आ गया स्मॉल वाई, ठीक। फिर युग्मकों का आपस में सलियन होगा। सलियन से जो संतति आएगी वो आएगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। ये आई आपके F1 PD
और F1 पीढ़ी के पादपों का जब इन्होंने फिनोटाइप देखा तो सभी कैसे मिले, गोल तथा पीले मिले। सारे पादप कैसे मिले, गोल तथा पीले। मतलब यहाँ पर F1 पीढ़ी में केवल कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, जो प्रभावी था। ठीक है, बीज की आकृति में गोल प्रभावी था और बीज के रंग में पीला प्रभावी था, तो सारे पादप गोल तथा पीले मिलते हैं F1 पीढ़ी के अंदर। मतलब यहाँ पर भी प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। ठीक है, चलिए अब F1 पीढ़ी के पादपों के बीच इन्होंने क्या कराया बेटा, स्वपरागण कराया और स्वपरागण से F2 पीढ़ी प्राप्त की। ठीक है, ये F1 पीढ़ी के पादपों के बीच क्या कराया इन्होंने, स्वपरागण कराया, इन दोनों पादपों के बीच में क्रॉस कराया। दोनों पादपों के पहले अपन युग्मक बनाएंगे ताकि उन युग्मकों का संलयन करा करके अपन पता लगा सके कि किस तरह की संततियां F2 पीढ़ी में प्राप्त होगी। ठीक है, तो दोनों पादपों के युग्मक बनाते हैं। इस पादप के युग्मक क्या बनेंगे बेटा, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ठीक है, इस पादप के भी युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, युग्मक कैसे बनाए मैंने, देखिए ये पादप है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसके अगर युग्मक बनाने हैं तो युग्मक के अंदर देखिए कैसे बनाते हैं। पहला जोड़ा अपन लेते हैं, पहले जोड़े के दोनों कारकों को हम अलग कर देते हैं। कैपिटल R स्मॉल r को क्या कर दिया, अलग कर दिया। फिर दूसरा जोड़ा लेते हैं कैपिटल Y स्मॉल y, इसके दोनों कारकों को अलग कर दिया और कैपिटल R और स्मॉल r के साथ में लिख दिया। ठीक है, कैपिटल R के साथ लिख दिया कैपिटल Y स्मॉल y को, स्मॉल r के साथ लिख दिया कैपिटल Y स्मॉल y को। अब युग्मक क्या बने, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन दोनों जोड़ों में से एक एक कारक लेकर के युग्मक बनाने हैं। ठीक है, एक कारक आपको इस जोड़े में से लेना है, दूसरा कारक इस जोड़े में से लेना है। तो इस तरह से 4 तरह के युग्मक ये पादप बनाएगा, 4 तरह के युग्मक ही ये पादप बनाएगा। नर और मादा युग्मक आपको मिल चुके हैं। अब इन नर और मादा युग्मकों को हम रखेंगे पुन्नेट स्क्वायर के अंदर। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं पुन्नेट स्क्वायर। एक तरफ नर युग्मक, एक तरफ मादा युग्मक। नर युग्मक थे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल y। मादा युग्मक भी है कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल y। क्लियर बेटा, अब इन युग्मकों का अपन संलयन करा लेंगे, उससे मिल जाएगी संततियां। और इस तरह की संततियां यहाँ पर प्राप्त होगी। ये आपको आता है संलयन कराना युग्मकों का। इस तरह से F2 पीढ़ी की संततियां हमें प्राप्त हो जाएगी। बेटा, तो इस तरह से कुल 16 संततियां हमें प्राप्त होती है F2 पीढ़ी के अंदर। और इन 16 संततियों का अगर अपन फिनोटाइप देखते हैं तो किस तरह का फिनोटाइप हमें मिलता है, ये आपको मिली F2 पीढ़ी। ठीक, इसका अपन फिनोटाइप रेशियो देख रहे हैं। फिनोटाइप रेशियो आपको मिलेगा F2 पीढ़ी में 9:3:3:1। ये फिनोटाइप रेशियो आएगा। मतलब इन 16 पादपों में से 9 पादप आपको मिलेंगे गोल तथा पीले, 3 मिलेंगे गोल तथा हरे, 3 मिलेंगे छुरेदार तथा पीले और 1 मिलेगा छुरेदार एवं हरा। ठीक है बेटा, तो ये 4 तरह के फिनोटाइप संततियों के अंदर मिलेंगे।
किस अनुपात में मिलेंगे? 9:3:3:3:1। ये हो जाएगा F2PD का फिनोटाइप अनुपात। ठीक है बेटा। इसी तरह से जीनोटाइप रेशियो अगर अपन निकालेंगे, जीनोटाइप रेशियो ये आपको मिलेगा 1:2:4:1:1:1:2:1:1:1:2:1। ठीक है बेटा। ये F2PD का क्या मिलेगा? जीनोटाइप रेशियो मिलेगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपको ध्यान रखने हैं। द्विसंकर क्रॉस की F2PD में फिनोटाइप रेशियो आता है 9:3:3:3:1 और जीनोटाइप रेशियो मिलता है 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1:1। ठीक है। तो ये आपको टिप्स पे रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि द्विसंकर क्रॉस की F2PD में मिलने वाला फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात लिखिए। क्लियर है बेटा। तो ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था, द्विसंकर संकरण, और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो परिणाम उसको मिले, उस परिणामों के आधार पर वंशागति का तीसरा नियम प्रस्तुत किया गया। वो नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम दिया गया बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। और ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार अगर किसी द्विसंकर में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण संयोजित हो जाते हैं तो एक जोड़ी लक्षण की वंशागति या एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरे जोड़ी के लक्षण से स्वतंत्र होता है। मतलब पादपों में विभिन्न लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना संततियों के अंदर वंशागत होता है। कैसे ये निष्कर्ष मिला? देखिए बेटा, यहाँ पर आपने दो लक्षण लिए थे, एक तो बीज की आकृति का लक्षण लिया था और एक बीज के रंग का लक्षण लिया था। एक तो बीज की आकृति ली थी और एक बीज का रंग लिया था। ठीक है। अगर F2PD में हम गोल और झुर्रीदार का रेशियो देखें तो वो आपको मिलता है 12:4, और ऐसे ही पीले और हरे का रेशियो अगर अपन देखें तो वो भी मिलता है 12:4। मतलब दोनों लक्षणों का जो अनुपात मिलता है आपको F2PD के अंदर वो 3:1 मिलता है। ठीक है बेटा। यहां पर अपन पिछली स्लाइड में जा रहे हैं। यहां देखिए, अगर अपन गोल और झुर्रीदार देखें तो गोल पादप कितने हैं इसमें? देखिए 9 और 3, 12 गोल है, और झुर्रीदार कितने हैं? 4 झुर्रीदार है। ठीक है। मतलब 3:1 आ रहा है। पीले पादप कितने हैं? 9 ये पीले हैं और 3 ये पीले हैं। 9 और 3 12, और हरे कितने हो गए? 4। तो पीले, हरे और गोल और झुर्रीदार का जो रेशियो मिलता है F2PD के अंदर वो 3:1 में मिलता है। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हर लक्षण F2PD में 3:1 में प्रकट हो रहा है, चाहे वो बीज की आकृति का लक्षण हो, चाहे बीज के रंग का लक्षण हो। अगर ये लक्षण अलग अलग वंशागत होते तो F2PD में 3:1 में मिलते। अगर इन दोनों लक्षणों की वंशागति एक साथ हो रही है तो भी दोनों लक्षण किस अनुपात में आ रहे हैं? 3:1 में प्रकट हो रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित किए बिना संततियों में वंशागत होता है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर केवल एक नियम दिया गया था, वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिए गए थे, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। क्लियर बेटा। तो ये अपने बात की स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये किस परिस्थिति में मान्य होता है? जो 2 जोड़ी लक्षण आपने लिए हैं, इन दोनों जोड़ी लक्षणों की जीन अगर अलग अलग जोड़ी के समजात गुणसूत्रों पर स्थित होती है, जैसे एक समजात गुणसूत्र जोड़े पर बीज की आकृति की जीन आ गई और दूसरी समजात गुणसूत्र के जोड़े पर बीज के रंग की जीन आ गई, दोनों लक्षणों की जीन अगर अलग अलग जोड़ी के समजात गुणसूत्रों पर होती है तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगे। ठीक है। अगर दोनों लक्षणों की जीन मान लीजिए समान गुणसूत्र पर है तो क्या वे स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगे?
वो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा सकते हैं अगर उन जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर 50% हो। अगर दो जोड़ी लक्षणों की जीन समान गुणसूत्र पर है और उनके बीच क्रॉसिंग ओवर अगर 50% हो रहा है तो वो लक्षण भी क्या दर्शाएंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगे। मतलब दो कंडीशन हो गई स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के लागू होने के लिए। पहली कंडीशन क्या है, दोनों जोड़ी लक्षणों की जीन अलग अलग जोड़ी के समजात गुणसूत्रों पर होनी चाहिए। और दूसरा, अगर दोनों जोड़ी लक्षणों की जीन समान गुणसूत्र पर है तो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर 50% होना चाहिए, तब वो जीन क्या दर्शाएंगी, स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगी। क्लियर है बेटा? तो ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है और उससे आधार पर दिया गया नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये भी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर संकरण को समझाइए कोऑर्डिनेट स्क्वायर के द्वारा और इसके आधार पर दिए गए नियम का वर्णन कीजिए। बताओ कौन सा नियम इस द्विसंकर संकरण के आधार पर दिया गया है। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अब देखिए जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इस नियम का भी अपवाद है। ये नियम भी हर परिस्थिति में लागू नहीं होता है। इस नियम का अपवाद है सहलग्नता या लिंकेज। कौन है इसका अपवाद? सहलग्नता या लिंकेज। तो क्या होती है सहलग्नता या लिंकेज, वो अपन देखते हैं। सहलग्नता या लिंकेज, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? देखिए, अगर दो लक्षणों की जीन समान गुणसूत्र पर पास पास स्थित होती है और भौतिक रूप से आपस में संबंधित रहती है तथा संततियों में साथ साथ वंशागत होती है, तो इस परिघटना को हम सहलग्नता कहते हैं। दो या दो से अधिक लक्षणों की जीन समान गुणसूत्र पर हो, पास पास स्थित हो, भौतिक रूप से आपस में संबंधित हो और संततियों में साथ साथ वंशागत होती हो, तो ये परिघटना क्या कहलाती है? सहलग्नता कहलाती है। ठीक है बेटा? तो सहलग्नता तभी लागू होती है जब अलग अलग लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास आ जाती है, तो फिर वो लक्षण स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? सहलग्नता दर्शाते हैं। और इस सहलग्नता के बारे में विस्तार से बताया था बेटा कौन से वैज्ञानिक ने? टी.एच. मॉर्गन ने। कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? टी.एच. मॉर्गन वैज्ञानिक ने विस्तार से बताया था सहलग्नता के बारे में। उन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर प्रयोग किए थे। कौन सी मक्खी पर? ड्रोसोफिला मक्खी पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे और इस पर सहलग्नता का अध्ययन किया था। ठीक है, अब एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए ड्रोसोफिला मक्खी को ही क्यों चुना? तो इसके भी कुछ कारण थे। क्या क्या कारण है? पहला कारण है ड्रोसोफिला को प्रयोगशाला में कृत्रिम संश्लेषित माध्यम पर आसानी से वृद्धि कराया जा सकता है। दूसरा, इसका जीवन काल लगभग 2 हफ्तों में पूरा हो जाता है। तीसरा, इसमें लैंगिक विरूपता पाई जाती है, अर्थात नर छोटा होता है और मादा बड़ी होती है। तीसरा, एकल संगम से बड़ी संख्या में संततियां प्राप्त की जा सकती है। और अगला कारण था कि इसमें अनेक आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती है जिसका अध्ययन कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से किया जा सकता है। तो ये सारे कारण थे। इन कारणों की वजह से मॉर्गन ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए किसको चुना था? ड्रोसोफिला मक्खी को चुना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा? अब देखिए जो सहलग्नता है ये 2 तरह की हो सकती है। एक होती है पूर्ण सहलग्नता और एक है अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता का मतलब क्या होता है? अगर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की जीन समान गुणसूत्र पर उपस्थित हो और उनके बीच क्रॉसिंग ओवर 0% होता हो। क्रॉसिंग ओवर कितना होता हो? 0% होता हो, तो वो क्या है? पूर्ण सहलग्नता है। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की जीन अगर समान गुणसूत्र पर स्थित होती है और उनके बीच क्रॉसिंग ओवर 0% होता है तो वो पूर्ण सहलग्नता होती है। अब क्रॉसिंग ओवर अगर 0% है तो नए संयोग नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि नए संयोगों का निर्माण किससे होता है?
क्रॉसिंग ओवर से होता है। तो अगर कोई भी लक्षण पूर्ण संलग्नता दर्शाते हैं तो वहां पर नए संयोग नहीं बनेंगे, केवल पैतृक संयोग ही प्राप्त होंगे। ठीक है। और अपूर्ण संलग्नता का मतलब क्या है? अगर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की जीन समान गुणसूत्र पर है और उनके बीच क्रॉसिंग ओवर 0 से 50% के मध्य है। क्रॉसिंग ओवर कितना है? 0 से 50% के बीच में हो रहा है, तो ये अपूर्ण संलग्नता होगी। क्लियर है बेटा? तो स्वतंत्र अपरिवहन, इसके लिए क्रॉसिंग ओवर 50% होना चाहिए, तो स्वतंत्र अपरिवहन दर्शाएंगे लक्षण। पूर्ण संलग्नता में क्रॉसिंग ओवर 0% होता है और अपूर्ण संलग्नता में क्रॉसिंग ओवर 0 से 50% के बीच में होता है। ठीक है बेटा? तो ये दो तरह की संलग्नता होती है, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है लेकिन 50% से कम होगा, इसलिए वहां पर नए संयोग बनेंगे लेकिन 50% से कम बनेंगे और पैतृक संयोग 50% से ज्यादा बनेंगे। पूर्ण संलग्नता में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो यहाँ नए संयोग बिल्कुल नहीं बनेंगे, सारे के सारे संयोग कैसे होंगे? पैतृक संयोग होंगे। तो ये संलग्नता है जो स्वतंत्र अपरिवहन के नियम का क्या माना गया है? अपवाद माना गया है। क्लियर है बेटा? तो ये द्विसंकर संकरण है जिसके आधार पे स्वतंत्र अपरिवहन का नियम दिया गया है और इसका एक ही अपवाद है और वो है संलग्नता। ठीक है? चलिए बेटा, तो ये अपन ने आज वंशागति की कुछ बातें डिस्कस करी है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और IMA के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेक्चर का लाभ उठा सके और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। थैंक यू बेटा। जिसका अध्ययन ड्रोसोफिला मक्खी में किया था किसने? TH मॉर्गन ने। क्लियर है बेटा? तो ये अपने मेंडल के जो नियम है वो समाप्त होते हैं। इसके आगे की जो चर्चा है वो अगले लेक्चर में अपन करेंगे। थैंक यू। हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? एक समय में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना, वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? चलिए, तो इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं।